Hello friends, it's Vanna here. Welcome to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today's video is about science pedagogy. We have done 75 questions already. So today we will discuss 25 more, right? So all together we'll cover 100 questions. Okay. We have done 10 chapters of science pedagogy already. If you haven't watched yet, please go and watch those videos. And after today's lecture, we will successfully finish our science pedagogy, okay, with the chapters, with the concept clarity, and with the previous year questions, okay. So प्लीज आप ये फॉलो करें सीरीज अच्छे से. अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर चाहिए, ठीक है, तो मैंने हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया हुआ है और उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, ठीक है. तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है. तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से ही मुझे इंकरेजमेंट, मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और काम करूं. तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. NCF lays emphasis on which of the learning approaches. ठीक है, हमने लर्निंग अप्रोचेस पढ़ा हुआ है, हमने टीचिंग मेथड्स पढ़े थे ना, मेरे ख्याल से सिक्स्थ चैप्टर ही था टीचिंग मेथड्स और फिफ्थ चैप्टर था अप्रोचेस का. नेचुरल एक्सप्लोरेशन, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेबोरेटरी मेथड. तो बताएं, देखिए नेचुरल लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर एक्टिव, टीचर सेंट्रिक मेथड है. लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी क्या है, टीचर सेंट्रिक मेथड है. लेबोरेटरी मेथड क्या है, देखने में तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक लग रहा है, बच्चे खुद से करते हैं, बट ये लेबोरेटरी मेथड भी टीचर सेंट्रिक मेथड ही है, ठीक है. तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस बात की वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं किस बात को, कि बच्चों को साइंस जब पढ़ानी है उनको लाइफ से रिलेट करके पढ़ानी है. तो यही कहते हैं कि वो उनको मौके दो कि वो और एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोरेशन से क्या होगा, वो खुद से सीखेंगे. कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच अपनाने के लिए कहा है एनसीएफ ने. एनसीएफ ने कहा है कि बच्चों को उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने दो, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सिंपल, मैंने अभी बता ही दिया आपको. विल जस्ट टेक इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका आंसर होगा. ओके, ठीक है, नेक्स्ट चले. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग साइंस इज सूटेड टू. प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेटरी मेथड भी किया जाता है. इन्वेस्टिगेशन करना, खुद से कुछ सीखना, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे हाइपोथेसाइज करते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं प्रोजेक्ट मेथड में, ठीक है. तो क्या टीचिंग साइंस में पढ़ाने का उद्देश्य है या किसको सूट करता है, enhancing reasoning skills of students, help students understand the scientific process, make students aware about the projects running at international level, promote numerical abilities in students. देखिए रीजनिंग स्किल्स हो गया जो पहला है ये वाला, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटीज वाला, ये दोनों मैथ्स पढ़ाने के ज्यादा मोटिव्स हैं, एम्स हैं. साइंस पढ़ाने का एम हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, इंक्वायरी अप्रोच बच्चों में लेके आनी, प्रोसेस स्किल्स डेवलप करनी बच्चों में, उन्हें साइंटिफिक प्रोसेस समझाना, मतलब प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी. तो आंसर क्या होगा सही, फिर ऑप्शन बी, ओके. हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दी साइंटिफिक प्रोसेस. किस बात का, प्रोजेक्ट मेथड जो हम बच्चों को देते हैं टीचिंग साइंस में, वो किस चीज को सूट कर रहा है, वो बच्चों को हेल्प करता है साइंटिफिक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए. साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी. प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी क्या है, कैसे वो समझेंगे, जो वो साइंटिफिक नॉलेज
को कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है जी, एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही डीप डिटेल में जाके आपको बहुत ही क्लैरिटी से समझाया हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि मैं कई बारी ये कवर कर लेती हूँ क्वेश्चन, तो अवॉइड इट। If a teacher is carrying out the experiment in the laboratory without being verbal, मतलब बिना बोले कुछ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करवा रही है, then such a method is called, तो वो मेथड उसे क्या कहेंगे हम? बताएं। लेबोरेटरी मेथड, बच्चे क्या कहेंगे? लैब देखी, जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ तो वो लेबोरेटरी देखेंगे कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो लेबोरेटरी मेथड ही है। यही आपके माइंड में आया होगा ना। बट हमने करना क्या है? हमने कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जाना है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कुछ करके दिखा रही है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, बट शी इज नॉट गिविंग लेक्चर, शी इज नॉट वर्बल। वर्बल का मतलब वो लेक्चर नहीं दे रही। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। देखिए आप क्रॉस आउट करके भी जा सकते हैं, मैंने समझाया हुआ इजी वे होता है, ये भी नहीं है। अब कंफ्यूजन आपको लेबोरेटरी और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में होगी। ठीक है, यहाँ में टीचर एक्सपेरिमेंट करवा रही है बच्चों से, टीचर इज कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी विदाउट बीइंग वर्बल, तो यहाँ पे बेस्ट के कौन सा ऑप्शन है? डेमोन्स्ट्रेट, वो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही है। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड एज सच हमने पढ़ा है कोई मेथड? लेबोरेटरी मेथड मुझे आप उस चैप्टर में जाएं, मेथड्स वहां पे पढ़ा हुआ है, तो आप चेक करके बताएं मुझे। ठीक है, ये आपका टास्क है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन तो पढ़ा ही है कि टीचर वर्बल हुए बिना कोई एक्सपेरिमेंट करा के दिखाती है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी पढ़ा है कि हमने साथ में वो पढ़ाएगी भी, बोल भी रही है और कुछ एक्सपेरिमेंट भी करा के दिखा रही है। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है इन्होंने कि शी विल नॉट स्पीक एनीथिंग विदाउट बीइंग वर्बल। ठीक है जी, क्लियर? मुझे लगता है क्लियर है। आंसर इसका बी है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही है, ओनली डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो मुझे आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाई इट्स नॉट अ लेबोरेटरी मेथड। आगे चलते हैं। ठीक है, जस्ट गो बैक टू दिस। चलो मैं दिखाई नहीं दे रही होंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिकल इन साइंस आर इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकल साइंस में क्यों इम्पोर्टेंट है? वो दे हेल्प चिल्ड्रन इन इम्प्रूविंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम्स, बच्चों के नंबर लेके आने के लिए हेल्प करते हैं। दे हेल्प चिल्ड्रन विन ओलंपियाड्स, they help children getting conceptual clarity and verification of what they have read in the book. They help students in inculcating habit of being punctual in the class. हम साइंस में बच्चों को कुछ हमने पढ़ा दिया है, कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों को, सो दैट उनकी कंसेप्ट वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, कंसेप्ट की क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल इन साइंस हम इसलिए करवाते हैं कि बच्चों को जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी बच्चों को हो जाए, इसीलिए हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, ना कि बच्चों के मार्क्स अच्छे ले आए या वो ओलंपियाड जीत जाए या उनकी पंक्चुअल होने की हैबिट को हमने डेवलप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वी विल गो विद द लॉजिक। ठीक है, अब मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे प्रैक्टिकल की, वही लाइट का जब चैप्टर हमने पढ़ाया था ना, तो बच्चों में अब ऑब्जर्वेशन सिखानी है, तो हम बच्चों को कहते हैं कि ठीक है जाके ये एक्टिविटी करो, चेक द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो हमने कंसेप्ट समझाया था उनको कटोरी में पानी लेके, मिरर लेके दीवार पे, है ना, देखो कि रिफ्लेक्शन जा रही है। सो दिस वे प्रैक्टिकल करने से एक तो उनकी नॉलेज लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ज्यादा समय के लिए रहती है, और उन्हें कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाता है। हम भी देखते हैं कि जब हम किताबों से पढ़ लेते हैं तो इतनी ज्यादा नहीं समझ आती, जब हम रियल लाइफ में उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं सीखी हुई नॉलेज को, तो फिर क्या है, वो नॉलेज हमें हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है और हमारे उस कंसेप्ट, पढ़े हुए कंसेप्ट की समझ भी अच्छे से आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, इजी। नेक्स्ट 80. Like sometime I get so upset because of this setting.
Okay, which of the following is the best method for proper development of process skills among children? Sometimes I just want to hide myself. Which of the following is the best method for proper development of process skills among children? Process skills हमने बच्चों में develop करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? लेक्चर मेथड, जो कि टीचर सेंट्रिक मेथड है, जिसमें बच्चे पैसिव होते हैं. लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अगेन टीचर सेंट्रिक मेथड. प्रोजेक्ट कम लेक्चर मेथड, ये भी स्लाइटली टीचर सेंट्रिक मेथड ही है, क्योंकि इसमें लेक्चर प्रोजेक्ट कम लेक्चर आ गया. प्रोजेक्ट कम नेचुरल एक्सप्लोरेशन मेथड, ये आपको कैसे लग रहा है? जिसमें बच्चे नेचुरल एक्सप्लोर करेंगे. बच्चों में प्रोसेस स्किल्स लेके आनी है हमने, ठीक है? प्रोसेस स्किल्स बच्चों में कब आएंगी? बच्चों में प्रोसेस स्किल्स कब आएंगी? जब वो खुद से कुछ करेंगे, ठीक है? खुद से वो कब कुछ करेंगे? जब उनको एक्सप्लोर करने दिया जाएगा, जब वो नई चीजों से सीखेंगे, जब वो एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? तो नेचुरल एक्सप्लोरेशन मेथड, वो जब अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से कुछ सीखते हैं तो उनमें प्रोसेस स्किल्स आती हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? प्रोसेस स्किल्स यही थी, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथाइजिंग करना. उसके बाद क्या था? हाइपोथाइज के बाद क्या था? एक्सपेरिमेंट्स, फिर कंक्लूजन. नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ था, ठीक है? ये हमने स्टेप्स किए हुए हैं. तो प्रोजेक्ट कम नेचुरल एक्सप्लोरेशन मेथड इज द राइट आंसर. द बेस्ट मेथड टू डेवलप प्रोसेस स्किल्स अमंग चिल्ड्रन. ओके, ठीक है, समझ आ चुकी है मुझे लगता है. आगे चलते हैं, क्योंकि पहले 3 मेथड प्लीज ध्यान रखें, वो टीचर सेंट्रिक मेथड है. टीचर सेंट्रिक मेथड में बच्चा बिल्कुल पैसिव होता है, बच्चा एक्टिव नहीं होता. बच्चा एक्टिव होगा तभी वो प्रोसेस स्किल सीखेगा. बच्चा एक्टिव तब होगा जब वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से खुद कुछ करके सीखेगा. चले नेक्स्ट देख लेते हैं. ओके, द बेस्ट वे टू टीच साइंस इज टू. साइंस पढ़ानी है हमने, उसका बेस्ट मेथड क्या रहेगा? ठीक है, मेक स्टूडेंट्स रीड साइंस जर्नल्स इन एडिशन टू द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के साथ हमें उन्हें जर्नल्स भी पढ़ाने मतलब कर दें कि हाँ भी तू ये एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ ले. Stimulate their mind so that they have questions in their mind to which they seek answers. Okay, make notes on all the important point in the chapter. Important point पे chapter में वो notes बना ले. ये help student understand relation of science with the daily life. अब बच्चे मुझे पता है क्या करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि साइंस का उद्देश्य ये है कि बच्चों को डेली लाइफ से जोड़ना. पर यहाँ पे भी एक हेल्प वर्ड आ गया. द बेस्ट वे टू टीच इज टू साइंस हेल्पिंग स्टूडेंट्स. टीचर ही यहाँ पे हेल्प कर रही है बच्चों को डेली लाइफ से साइंस का रिलेशन अंडरस्टैंड करने के लिए. पर यहाँ पे क्या है, वो उनके माइंड में क्वेश्चन रेज कर रही है. वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए फिर वो खुद एफर्ट्स करेंगे. ठीक है, ये एक बड़ा पार्ट है. देखिए, इसको समझे ध्यान से. बच्चों के मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उस क्वेश्चंस को समझने के लिए खुद से रिसर्च करेंगे, खुद से समझेंगे अपने आसपास को, बुक्स ढूंढेंगे, कुछ भी करेंगे. ठीक है, पर वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट खुद करेंगे. साइंस का यही उद्देश्य है कि वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें, एक्सपीरियंस से करें, किसी से भी करें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके करें. ठीक है, तो ये ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली डी भी सही हो सकता है, पर डी है जो वो बी का छोटा पार्ट है, सब पार्ट है. हमेशा कई बार मैंने ये देखा है कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक बड़ा पार्ट होता है, एक छोटा पार्ट होता है. हमें दोनों लग रहे होते हैं, पर हमने बड़े पार्ट की तरफ जाना है जिसमें वो छोटा भी, उसको बड़ा पार्ट छोटे को इंक्लूड कर ले. ठीक है, टीचर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस रेज कर देगी तो बच्चे खुद ही सीखेंगे. अब टीचर उनको कह देती है, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने ऑब्जर्व करना है हाउ प्लांट्स ग्रो. ये टीचर ने क्वेश्चन रेज कर दिया. अब बच्चे इसका आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. बच्चे अपने इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो डेफिनेटली वो साइंस को डेली लाइफ से रिलेट कर ही रहे हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. तो टीचर का काम है साइंस पढ़ाते वक्त कि वो बच्चों में क्वेश्चन रेज करें माइंड में,
जिसके वो आंसर ढूंढे। जब वो आंसर ढूंढेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी अपनी डेली लाइफ में भी झांकेंगे, ठीक है, अपनी डेली लाइफ से भी जोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, which of the following activity will contribute least to the knowledge of students? Least. Conducting an experiment, reading about model making, identification of problem in daily lives which can be solved through science, ठीक है, discussing scientific theory with the fellow students. बताएं इसका आंसर बताएं। अब हमने क्या है कि कौन सी एक्टिविटी बच्चों की नॉलेज को लीस्ट कंट्रीब्यूट कर रही है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनमें प्रोसेस स्किल्स आती हैं। प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं जिसको वो साइंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें वो उनकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। साइंटिफिक थ्योरी अपने साथ के पीयर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो इनसे उनकी साइंटिफिक नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। सबसे कम जो इम्पोर्टेंट वो कौन सा है? रीडिंग अबाउट मॉडल मेकिंग। वो मॉडल, मेरा कर्सर ही घूम गया। रीडिंग अबाउट मॉडल मेकिंग मतलब रीड कर रहे हैं वो कि मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, जबकि मॉडल मेकिंग क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, बच्चों को मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है। बच्चे मॉडल बना के ज्यादा सीखते हैं कि उसको पढ़ के ज्यादा सीखेंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे लीस्ट जो कंट्रीब्यूट करेगा वो है रीडिंग अबाउट मॉडल मेकिंग, ठीक है। मॉडल को बना के सीखा जाता है, ना कि पढ़ पढ़ के सीखा जाता है। आगे देख लेते हैं। मैं तो ना इसी चक्करों में ही परेशान हो जाती हूँ, इन स्लाइड्स के चक्कर में ही, बस पूछो ना आप। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। I fix myself here. A teacher is conducting hand-on activities in the class. The main aim of the teacher might be. एक टीचर है क्लास में हैंड ऑन एक्टिविटीज कंडक्ट करवा रही है, उस टीचर का क्या उद्देश्य है? Assess the students on practical skills, make students enjoy the class, prepare them for bigger experiments in life, provide opportunity to verify their theoretical concepts and extend their learning. बताएं। सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हैंड ऑन एक्टिविटीज, हम हैंड ऑन प्रैक्टिकल करवा रही है। हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रैक्टिकल क्यों करवाए जाते हैं साइंस में। बच्चों की कंसेप्ट क्लैरिटी हो, जो बच्चों ने किताबों में पढ़ा है उनको उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो, ठीक है, और एक्सटेंड देयर लर्निंग। एक्सटेंड का मतलब समझे यहाँ पे, अनफोल्डिंग द लर्निंग सोर्सेस, या कह लो लर्निंग का स्कोप बड़ा करना। बच्चे हैंड ऑन एक्टिविटी से 10 चीजें सीखेंगे खुद से करके, मतलब वो 10 चीजें सीखेंगे, ठीक है। वो एक्सटेंड हो रही है उनकी लर्निंग, सिर्फ वो बुकिश नॉलेज तक ही अपने आप को सीमित नहीं रख रहे। दे आर लर्निंग बाय एक्सप्लोरिंग, दे आर लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, राइट, दे आर लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग। ये बातें समझने की हैं। अगर आप अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, वेरीफाई कर लें और एक्सटेंड करनी है उनकी लर्निंग को। नेक्स्ट देख लेते हैं। How can you make learning more meaningful to children while teaching them topic nutrition in plants? हमने जब हमने टॉपिक पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमने लर्निंग को कैसे और मीनिंगफुल बनाना है। ड्रॉ कर दें चार्ट पेपर जिसमें हम सारे प्लांट्स के पार्ट लिख दें। ड्रॉ कर दें चार्ट पेपर, फिर वही सेम ही है। तो थर्ड है मेक देम ऑब्जर्व ग्रोथ इन प्लांट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कंडक्टिंग अ क्विज कंपटीशन। ज्यादा एक्सपोजर कहाँ है, बच्चे ज्यादा एक्सटेंड लर्निंग कहाँ पे कर पाएंगे? सिंपल है, जहां पे बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है रियल लाइफ सिचुएशंस में या अंडर डिफरेंट कंडीशंस में कहा जा रहा है कि ऑब्जर्व करें ग्रोथ इन प्लांट। एक तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है,
साइंस को डेली लाइफ से कोरिलेट कर रहा है, ठीक है, रिलेट करके पढ़ा रहा है, और ऊपर से क्या कर रहा है टीचर, उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। सिंपल है, क्विज कंपटीशन वगैरह तो ये आपको पता ही है कि बहुत ही एक लिमिटेड लर्निंग के सोर्सेज हैं, ठीक है। चार्ट पेपर दिखा दिया, बच्चे पैसिव हैं, वो कोई लर्निंग नहीं है, ठीक है। क्लियर, आगे देख लेते हैं। इन विच टेक्निक, बहुत ही अच्छा है ये, हमने मेथड में करा था, मुझे याद है जब हमने 7th किया था ना इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, उसमें हमने किया था, बड़े इंटरेस्टिंग मेथड्स हमने पढ़े थे। In which technique we basically start with inputs gathered from various sources or team members and gradually move towards solving the problem independently. Think, pair, share, team, pair, solo, circle the sage method और jigsaw method. एक ऐसी टेक्निक कहते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, इनपुट पहले सारे अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा किया गया है, फिर धीरे 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 प्रॉब्लम को एक बंदा सॉल्व करेगा इंडिपेंडेंटली। पहले ग्रुप में है ना प्रॉब्लम दे दी गई थी, तो नाम से ही पता चल रहा है टीम, पहले टीम को देगी, फिर धीरे धीरे टीम से 2 बंदों पेयर पे चलेगी, फिर सोलो, फिर एक बंदा करेगा इंडिपेंडेंटली सोल्व। तो ये क्या है, टीम, पेयर, सोलो। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर ही होगा, सिंपल ही है क्योंकि नाम से पता चल रहा है। थिंक, पेयर, शेयर क्या है, थिंक मतलब एक बंदा पहले सोचेगा, पेयर मतलब फिर 2 बंदे सोचेंगे, फिर शेयर मतलब फिर ग्रुप सोचेगा, वो इसका ऑपोजिट हो गया। सर्कल द सेज मेथड, सेज बंदा था जो वो कोई बाहर घूम के आया था और उसको नॉलेज थी, टीचर ने उसको खड़ा कर दिया स्टेज पे भी चल बच्चों को बता, बच्चे उसके इर्द गिर्द घेरा डाल के बैठ जाते थे, तो वो सर्कल द सेज मेथड था। जिग्सा मेथड क्या था, 3-3 4-4 के ग्रुप बनाए गए थे, उनमें से एक इंटेलिजेंट बच्चों को मिक्स करके, ठीक है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है जिग्सा मेथड, जाओ और पिछली स्लाइड में अच्छे से चेक करो, ठीक है। तो समझ आ गई, टीम, पेयर, सोलो, उसकी डेफिनेशन दी हुई है, बस आपने अगर पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। हे भगवान, उठा ले रहे मुझको। Look at this thing, it's ridiculous. Hold on. Okay. Okay. Which of the following is a major advantage of role play method? Oh my god, look at this. Spelling is wrong here, sorry. Role play, ठीक है, PLAY. Which of the following is a major advantage of role play method? Role play method का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रोल प्ले मेथड आपको याद है क्या था? रोल प्ले मेथड में ये होता था कि बच्चे खुद से वो बनते थे, बच्चे मतलब वो कोई डॉक्टर बन गया, कोई पेशेंट बन गया, ऐसे करा जाता था। तो उसमें क्या होता था कि वो बच्चों की हेल्प करते थे, चिल्ड्रन को मैच्योर बन जाए, टेक बिगर रोल्स इन लाइफ। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम देयर बोरिंग रूटीन. It helps in active participation of all team members while things are being discussed in role play. It ensures children become better actor in future. ठीक है, देखिए पहला, तीसरा और चौथा तो कोई लॉजिक नहीं बना रहा कि चिल्ड्रन को मैच्योर करना है, बिगर रोल करने हैं लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट हेल्प चिल्ड्रन इन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम देयर बोरिंग रूटीन, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बच्चे बेटर एक्टर बन जाए फ्यूचर। रोल प्ले का मतलब ये नहीं है। साइंस टीचिंग में रोल प्ले का मतलब है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जो भी क्लासेस में चीजें डिस्कस की जा रही हैं, बच्चों को हमने एक्टिव लर्नर बनाना है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक टू फॉर ब्रिंग आउट इनोवेशन इन टीचिंग?
बस अब इतना ही साइज इसका रखा जाएगा। इट्स लाइक टू मच हेडेक। बस इसका पंगा ही हमने खत्म कर देना कल से। We will learn by new technique, you know. Which of the following is not a technique for bring out innovation in teaching? हमने innovative teaching methods पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 में, जिसने हमने पढ़ा था टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, है ना। ये हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में समझा था। तो कहते कौन सी मेथड टेक्निक नहीं है ब्रिंग आउट इनोवेशन इन टीचिंग? हमने तो बट पढ़े हैं टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं इनोवेशन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following is true regarding team teaching? टीम टीचिंग के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? टीम टीचिंग हमने क्या पढ़ा था? इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग टीचर्स, क्लरिकल स्टाफ टू इम्प्रूव लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। टीचिंग अ टीम विच इज रेडी टू प्ले इंटरनेशनल गेम्स, बिल्कुल भी नहीं। टीचिंग स्टूडेंट्स एज अ टीम ऑफ पीपल, नहीं। टीचिंग बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग ऑफ टीचर्स, क्लरिकल स्टाफ एंड अदर एम्प्लॉइज, यस, हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी। टीम टीचिंग क्या होती है कि बहुत सारे टीचर्स इकट्ठे होके या उनमें क्लरिकल स्टाफ या अदर साइंटिस्ट, रिसोर्सेज पर्सोनल अच्छे मतलब बुला लेते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, एक इनोवेटिव मेथड है बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा क्विकली कर रहे हैं, पहले टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 89। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस इन टीम टीचिंग? टीम टीचिंग में मैंने स्टेजेस आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, 3 होती हैं, ध्यान दें। ठीक है, मैंने पहले तो आपको हिंट दे दिया, बट चलें कोई नहीं। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पे टिक ना कराना, ऑप्शन ये देखना। ऑप्शन ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4। 4 तो थी नहीं, पहली बात 3 ही थी। ठीक है, 3 ही थी, तो फिर आंसर साफ साफ पता चल रहा है 1 2 and 3। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, ये 3 टेक्निक हैं टीम टीचिंग की। ठीक है, स्टेजेस, सॉरी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन। पहले प्लान करके आते हैं क्या कराना है, फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं क्लास में, फिर उसका इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ जी हमने सही पढ़ाया, क्या गलतियां थी, जो भी उनका प्रोसेस रहता है। आगे देख लेते हैं। टीचिंग बाय concentrating on specific things and under controlled conditions is called, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीजें पढ़ानी है, कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, तो उसे क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, पढ़ा ही हुआ आपने, माइक्रो टीचिंग। कंट्रोल टीचिंग ऐसा कुछ करके नहीं पढ़ा, स्पेसिफिक टीचिंग नहीं पढ़ा, टीम टीचिंग पढ़ा है, वो अलग कंसेप्ट है, तो माइक्रो टीचिंग है इसका आंसर। ठीक है, माइक्रो टीचिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें 5 से 7 बच्चों को 5 से 10 मिनट के लिए एक स्पेशल स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है टीचर के द्वारा। ठीक है, जब तक उसकी वो मास्टरी नहीं हो जाती उस स्किल में, तो वो टीचर उस चीज को करती रहती है जब तक उसको मास्टरी ना हो जाए। वो टीचर स्किल्स क्या होती हैं, चाहे वो डिस्कशन की स्किल है, चाहे वो चैप्टर को ओपन करने की स्किल है, क्लोजिंग की स्किल है, वो स्किल कोई भी हो सकती है फिर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, टीचिंग बाय कंसंट्रेटिंग ऑन स्पेसिफिक थिंग्स एंड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। याद रखें, एक कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है। कंट्रोल्ड मतलब ये नहीं कि टीचर ने जो टॉपिक लिया उससे भटक जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो टॉपिक उसने सोचा हुआ उसी को पढ़ाएगी। ठीक है, और स्पेशली अंडर सुपरविजन, सुपरवाइज कर रहा होगा उसको। क्यों? क्योंकि टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर CAI? CA कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट, वीडियो, वेबकैम, फील्ड विजिट्स। साफ ही पता चल रहा है, कोई बिल्कुल ही ना बच्चा होगा जो बिल्कुल इग्नोरेंस में जा रहा है, जो वेबकैम, वीडियो, टेक्स्ट में से कोई टूल वो कर देगा। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में हमने टूल्स पढ़े थे बड़े अच्छे से, जिसमें टेक्स्ट थे, ऑडियो वीडियो थी, वेबकैम था, और क्या थी, और भी बड़ी सारी चीजें थी। ठीक है, तो फील्ड विजिट बिल्कुल भी नहीं। फील्ड विजिट तो एक प्रैक्टिकल वो है जिसमें टीचर बच्चों को फील्ड पे लेके जाती है, फील्ड विजिट टू म्यूजियम्स एंड एनी अदर थिंग्स, ताकि बच्चे चीजों को देख के सीखें। ठीक है, तो CAI का टूल क्या नहीं है, प्लीज कीप इन माइंड, नॉट अ टूल। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ लर्निंग रिसोर्स? हमने लर्निंग रिसोर्स पढ़े हैं 8th चैप्टर टेक्स्ट और मटेरियल एड्स में।
मटेरियल एड्स मैंने बताया था कि इट्स नोन एज लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो मटेरियल एड्स सेम एज लर्निंग रिसोर्सेज है। लर्निंग रिसोर्सेज हमने पढ़े थे कि चाइल्ड के जो प्रीवियस आइडियाज हैं या फिर कम्युनिटी, बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट, अच्छा क्लासरूम, और भी बहुत सारे हमने रिसोर्सेज देखे थे, एग्जीबिशन है जी, साइंस फेयर है, फील्ड विजिट है, वो बहुत सारे थे, ठीक है। तो इनमें से कौन से लर्निंग रिसोर्सेज हैं? इंटरनेट है जी, हेल्प फ्रॉम सीनियर है जी, जैसे स्कैफोल्डिंग है, फैमिली है, कम्युनिटी है, ये हेल्प फ्रॉम सीनियर ही तो है। फील्ड ट्रिप है, सच विजिट टू म्यूजियम, यस हमने ये भी पढ़ा है, फील्ड विजिट भी एक तरह से लर्निंग रिसोर्स है। तो आंसर क्या होगा फिर? ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट है, हेल्प फ्रॉम सीनियर है, फील्ड ट्रिप्स है, सच एज विजिट टू म्यूजियम, ठीक है। ये तीनों ही लर्निंग रिसोर्स हैं। क्लियर? आगे देख लेते हैं। इफ अ चाइल्ड comes up with a question that how birds fly but human beings cannot fly, and teacher uses the same to explain the concept of low pressure and high pressure, then teacher is using, इतना ज्यादा आप डीप में ना चले जाना कि आप खुद सोचने बैठ जाओ वहां पे। आपने सिंपल क्वेश्चन की ना आप वो समझा करो, सेंस समझा करो, वो पूछना क्या जा रहा है। चाइल्ड केम अप विद एन आइडिया, चाइल्ड केम अप विद एन आइडिया, ध्यान दें, इमीडिएट इन्वायरमेंट एज लर्निंग रिसोर्सेज। बच्चों ने जिनको कंसेप्ट नहीं क्लियर, वो तो बर्ड्स और ह्यूमन को समझ लेंगे, इमीडिएट इन्वायरमेंट से बच्चा कुछ सीख के आया है। नहीं, कम्युनिटी भी कई लोग समझ सकते हैं जी, नहीं, क्लासरूम तो है ही नहीं, चलो वो तो बच्चा बाहर से सीख के आया है। पर यहाँ पे बच्चा आइडिया लेके आया है, तो बच्चे का आइडिया एज अ लर्निंग रिसोर्स मीन्स आपको डायरेक्ट आंसर करना है जो चीज का है, उसकी ज्यादा डीप में नहीं। वो जैसे अब चाइल्ड केम अप विद अ क्वेश्चन, तो ये चाइल्ड का आइडिया है। हमें पता ही है कि चाइल्ड कितने अपने माइंड में रॉन्ग कंसेप्ट्स बना लेते हैं, या चाइल्ड के प्रीवियस कुछ आइडियाज होते हैं, उनको लेके टीचर क्या करती है, फिर आगे एक्सप्लेन करती है, उनको रेक्टिफाई करती है, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। उनको इवन क्वेश्चंस भी पूछती है उनमें, ताकि एक सीखने की एक चाह हो, ठीक है। तो चाइल्ड आइडिया एज लर्निंग रिसोर्स यहाँ पे यूज होगा। आपने पहले ही देख लेना है, यहाँ से आपने यहाँ से समझ लेना है। आगे देख लेते हैं। A child goes to temple and learns about the good things one should do in life so as to attain moksha. Moksha means mukti. What is being used as learning resource है? बच्चा मंदिर में जाता है, वहां से बहुत अच्छी सारी चीजें सीखता है कि उसे मोक्ष मिल जाए। तो कौन सा यहाँ पे लर्निंग रिसोर्स यूज होगा? टेम्पल क्या है? फैमिली, जैसे हम कहते थे बच्चा फैमिली से सीखता है, बच्चा आसपास से सीखता है, बच्चा रिलीजन से सीखता है। तो यहाँ पे क्या है? ये टेम्पल कम्युनिटी है। इमीडिएट इन्वायरमेंट नहीं समझ लेना, बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट बहुत ही इमीडिएट होता है। जैसे बच्चा प्रेशर कुकर को देखेगा कि सीटी क्यों बजा रहा है, दैट्स कॉल्ड इमीडिएट। और बच्चा देखेगा कि हाँ जी कारें क्यों चल रही हैं, दैट्स काइंड ऑफ कम्स इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो इमीडिएट इन्वायरमेंट में, कम्युनिटी में। कम्युनिटी के अंडर आएगा टेम्पल, क्योंकि बच्चा टेम्पल में गया है, वहां पे बहुत सारे लोगों को देखेगा, तो वहां से सीखेगा, ठीक है। ठीक है, अगले पे देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग साइंस टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज? हमने ये बहुत अच्छे से किया था। टेक्स्ट और मटेरियल एड्स हैं जो है ना, हम क्यों क्या पर्पस है इनका, व्हाई वी यूजिंग इट, वी कैन टीच सिंपली थ्रू बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, है ना। क्यों हम ऐसे, क्यों? क्योंकि हमें टीचिंग को सिंपल बनाना है, हमें बच्चों की जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको वास्ट करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है हमने उनको, ठीक है, और सिंपल बनाना है, बच्चे अच्छे से कंसेप्ट सीखें। टू हेल्प चिल्ड्रन द सिलेबस एट फास्ट पेस, नहीं जी, टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न द कंसेप्ट एंड डिस्कवर देयर नॉलेज, बिल्कुल यही क्वेश्चन सही है, पर फिर भी आगे देख लेते हैं। ऑप्शन सही है। मेमोराइज, मेमोरी, देखें यहाँ पे मेमोरी वर्ड आ गया, वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है। टू हेल्प टीचर इन टीचिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऐसा टीचर का कोई उद्देश्य नहीं है, टीचर का उद्देश्य यही है, वो लर्निंग सोर्सेज इसीलिए यूज कर रही है कि बच्चों की लर्निंग सिंपल हो और वो अपनी नॉलेज को डिस्कवर करें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं ऐसे जंप करती रहूंगी हियर एंड देयर। टीचर इज यूजिंग वीडियोस शोइंग रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री, द पर्पस ऑफ डूइंग सच एन एक्टिविटी इज।
टीचर क्लास में वीडियो दिखा रही है जिसमें कि एक रिसर्च की गई है साइंटिस्ट के थ्रू, तो इस ये जो भी एक्टिविटी टीचर कर रही है इसका क्या पर्पस है? बच्चों को मोटिवेट करना कि बच्चे साइंटिस्ट बन जाएं, या बच्चों की हेल्प करना कि उन्हें रियल टाइम एक्सपीरियंस हो रिसर्च का, ठीक है, जो हाई टेक साइंस लैब में हुई है। हेल्प करना हाउ टू यूज यूट्यूब, वो तो बच्चे बहुत ही जल्दी से आजकल तो आसानी से घरों में ही सीख जाते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, ये भी बच्चे अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से सीख जाते हैं। बच्चे का टीचर जो एक्टिविटी करा रही है उसका उद्देश्य क्या है? टीचर का उद्देश्य बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा, इतना बड़ा कि बच्चों को हेल्प करेगा कि बच्चे रियल टाइम एक्सपीरियंस को फील कर सकें कि हाईटेक साइंस लैब में ऐसे रिसर्च की जाती थी, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गाइस। Which of the following would be the best learning resource for child with visual impairment? जिसमें visual impairment है, इसमें वो अच्छे से नहीं देख पाएगा, तो आपको कौन सा बेस्ट लर्निंग रिसोर्स होगा? फिर टेलीविजन विद एनिमेटेड वीडियोस, पहले ही उसमें विजुअल इंपेयरमेंट है, वो नहीं देख पा रहा, तो हाउ कैन यू यूज टेलीविजन विद एनिमेटेड वीडियोस? चार्ट पेपर्स, जी नहीं। ऑडियो रिसोर्सेस सच एज रेडियो, सही है। साइंटिफिक मॉडल्स, नहीं। जहां पे भी ज्यादा देखने का जो भी है ना, तो वो नहीं आएगा बिकॉज हम विजुअल इंपेयरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ज्यादा कौन सी बेस्ट लर्निंग रिसोर्स होगा? ऑडियो रिसोर्सेस, जहां पे बच्चा सुन के अपने ज्ञान की वृद्धि करेगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आई एम क्लियर। Why is very important question guys, why is laboratory method called teacher centric method? Though the students do the activities using learning by doing and hands on approach. मैंने जब पढ़ा था ना, मुझे भी ये ध्यान आता है कि लेबोरेटरी मेथड को टीचर सेंट्रिक क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे लैब में जाते हैं, खुद से वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्यों ऐसा बोला जाता है? फिर मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ी उसकी, क्या होता है कि उसमें ना बच्चे को टीचर ही सब कुछ गाइड कर रही है, भी यहाँ पे करना है, ये करना है, वो करना है, तो बच्चा फिर भी वहां पे भी पैसे भी है, टीचर ही उसको गाइड कर रही है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्यों कहा जाता है? बिकॉज स्टूडेंट्स स्टिल ट्राई टू क्रैम रिजल्ट्स प्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंट, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन क्लास, जी नहीं। बिकॉज स्टूडेंट्स दो यूज हैंड्स ऑन अप्रोच बट दे आर स्टिल गाइडेड बाय टीचर्स रिगार्डिंग व्हाट एक्सपेरिमेंट्स टू कंडक्ट, वेयर टू कंडक्ट। वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि भाई कहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करना है, ठीक है, और क्या एक्सपेरिमेंट करना है, ये टीचर ही बता रही है। बच्चों को एक फ्रीडम नहीं मिल रही एक्सप्लोर करने की। जब तक बच्चों को हम फ्रीडम नहीं देंगे एक्सप्लोर करने की, उनमें क्वेश्चंस नहीं राइज होंगे, और क्वेश्चन जब नहीं राइज होंगे दे वोंट गो टू सीक आंसर्स। अब जब आंसर सीख नहीं करेंगे खुद से, तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। ये आप बात अच्छे से समझ लें, ठीक है। नॉलेज कंस्ट्रक्ट तभी होगी जब बच्चों में एक ज्वालामुखी पैदा होगा कि हाँ इस चीज का मैंने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है, ठीक है। इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, मुझे लगता है इसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। A student trying to learn about the solar system using telescope and watching the night sky is an example of, क्या एग्जांपल है? बच्चा खुद देखे, ट्राई कर रहा है, ध्यान दें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। A student trying to learn about the solar system using telescope, यहाँ पे टीचर नहीं उसको कर रही, स्टूडेंट कर रहा है, और नाइट स्काई देख रहा है वो, is an example of what? Student is doing everything by his own. Simple. It is a learning centric approach. It's not a teacher centric, it's not a cooperative learning, it's not a self learning. कई बच्चे क्या करेंगे कि बच्चा हाँ खुद से सीख रहा है तो सेल्फ लर्निंग टिक कराएंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि कोई सेंट्रिक मेथड भी होते हैं। सेल्फ लर्निंग जैसा हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा, तो वी विल गो विद द कंसेप्ट। तो आंसर होगा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। वेरी सिंपल। Which of the following is not a characteristic of micro teaching? Micro teaching मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, इसका आप देख लो आंसर क्या होगा। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, हाँ जी है। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग मेथड, बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग अ रियल टीचिंग, यस। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग सिंगल कंसेप्ट टू स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस। स्मॉल नंबर स्टूडेंट 5 से 7 बच्चे होते हैं, एक ही कंसेप्ट को पढ़ाना होता है, ठीक है। एक ही स्किल को वो प्रैक्टिस करती है टीचर अंडर कंट्रोल्ड
इन्वायरमेंट जहाँ पे उसकी सुपरविजन की जाती है, क्योंकि ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। टीचर को ट्रेन करने के लिए, बार बार कह रही हूँ, ये टीचिंग मेथड नहीं है, ठीक है। टीचिंग मेथड हमने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से थे, वो ही थे ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और कौन सा था, कोऑपरेटिव मेथड था एक, जिसमें बच्चों को आपस में बैठ के पढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, ठीक है। तो ये है माइक्रो टीचिंग इज अ टीचिंग मेथड, ये नहीं है, ये गलत है, उन्होंने गलत ही पूछा। दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप दैट ओके। तो उम्मीद है कि मुझे आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। इसमें हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जिसको कुल मतलब टोटल मिला के हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपकी साइंस पेडागोजी को लेके। ये हम सारी तैयारी सीटेट पेपर 2 के लिए कर रहे हैं। हमने 10 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। प्लीज अगर अभी तक आपने नहीं तैयारी शुरू की तो प्लीज आप तैयारी शुरू कर दें, और मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप ये सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ लेते हो, nobody can stop you to take 10 out of 10 marks. Very simple, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आपसे गुड बाय है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। बट हम नेक्स्ट क्लास से अब शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स पेडागोजी। तो आप इसी तरह ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे, आपकी सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है आपके लिए काम करते रहने के लिए। सो थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।